हाय एवरीवन। आज हम प्रोपेलर्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं, उनकी ब्लेड प्रोफाइल्स के बारे में, उनके ब्लेड एंगल्स के बारे में, एंगल ऑफ अटैक के बारे में, हाउ द ब्लेड प्रोपेलर ब्लेड पोजीशंस चेंजिंग थ्रू आउट द क्रूज फ्लाइट ऑफ ऑपरेशन। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज इकट्ठी की जाए। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा अपनी लास्ट क्लास में कि हमारा जो प्रोपेलर का जो ब्लेड है उसमें जो ट्विस्टिंग दी जाती है, तो वो ट्विस्टिंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड सेट एट अ डिफरेंट ब्लेड एंगल। ब्लेड एंगल क्या था? कॉर्ड लाइन और प्लेन ऑफ रोटेशन के बीच में बना हुआ एंगल। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे सेंटर ऑफ हब से हम टिप की तरफ जाते हैं तो हमारा ब्लेड एंगल क्या हो रहा है? घट रहा है। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। और इस ब्लेड एंगल के घटने से क्या होगा? जो ब्लेड की वेलोसिटी है, जैसे जैसे हम हब से दूर जाएंगे हमारी ब्लेड की वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट थिंग यार यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम हब से टिप की तरफ जाते हैं ब्लेड एंगल घटता है, और लेकिन जो ब्लेड वेलोसिटी है वो क्या होती है? बढ़ती है। ये भी एक बात है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्यों सर इस ब्लेड एंगल को सब एक जैसा ही कर दें, सबको बराबर कर दें। तो अगर वो सब बराबर हो जाएगा तो ट्विस्टिंग प्रोफाइल ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड हमें नहीं मिलेगा, और ट्विस्टिंग प्रोफाइल ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड भी नहीं मिलेगा। और जब ये प्रोपेलर रोटेट करेगा तो जो रिलेटिव एयर फ्लो आएगी वो सेम एंगल ऑफ अटैक पे हिट भी नहीं कर पाएगी, सेम एंगल ऑफ अटैक हमें मिलेगा नहीं। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि ये डिफरेंट ब्लेड एंगल्स हों, और डिफरेंट ब्लेड एंगल्स हैं और उनकी जो ब्लेड वेलोसिटी है वो भी क्या करती है? उसकी वजह से चेंज कर रही है। अब हम यहाँ पे भी देखें कि किस तरह से क्या हो रहा है। रूट से लेकर टिप तक जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? हमारा ब्लेड एंगल रूट से टिप की तरफ घटता चला जा रहा है। ठीक है। अब ब्लेड एंगल और एंगल ऑफ अटैक, ये दो चीज़ हैं यहाँ पर, ब्लेड एंगल और एंगल ऑफ अटैक। तो एंगल ऑफ अटैक भी क्या करता है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपका जो एंगल ऑफ अटैक है उसकी वजह से एक डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, वो डिफ्लेक्शन जो रिलेटिव एयर फ्लो आ रही है उसको डिफ्लेक्ट करता है और पीछे की तरफ क्या करता है? एक डायनेमिक प्रेशर क्रिएट करता है। डायनेमिक प्रेशर हाफ रो mv² होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये थ्रस्ट फिनोमेना है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू हमने ये देखा था कि रिलेटिव एयर फ्लो आएगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ये लिफ्ट प्रोड्यूस करेगा या यहाँ पे अपर सेक्शन ऑफ द एरोफाइल पर, और वो हमें क्या करेगा? थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर हम उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे ही ये रिलेटिव एयर फ्लो आ रही है, प्लेन ऑफ रोटेशन की वजह से रोटेशनल एयर फ्लो है, तो वो क्या कर रहा है? एक नेट रिजल्टेंट एयर फ्लो जनरेट कर रही है और वो हमें थ्रस्ट दे रही है। तो एंगल ऑफ अटैक का क्या रोल है यहाँ पर? एंगल ऑफ अटैक का ये रोल है कि वो एक तरह का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है जो कि एक डायनेमिक प्रेशर क्रिएट करता है आपके रियर साइड ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड, मतलब इंजन की तरफ क्या करता है? डायनेमिक प्रेशर क्रिएट करता है। और डायनेमिक प्रेशर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द एरोफाइल, ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द एयर फ्लो, उसकी वजह से डायनेमिक प्रेशर होगा और हमें क्या मिलेगा? उसके रिस्पेक्ट में थ्रस्ट मिलेगा। अब एंगल ऑफ अटैक बेसिकली जो हमें प्रोपेलर की वजह से जो हमारा रिजल्टेंट एयर फ्लो जनरेट हो रहा है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक है कि ट्रू एयर स्पीड और दूसरा है आरपीएम। तो अगर हम देखें तो जो एंगल ऑफ अटैक है यहाँ पे प्रोपेलर के केस में, प्रोपेलर ब्लेड के केस में एंगल ऑफ अटैक
को दो फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज द इंक्रीजिंग द ट्रू एयर स्पीड। अगर हम ट्रू एयर स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट बढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको एंगल ऑफ अटैक ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड घटाना पड़ेगा। अगर हम आरपीएम बढ़ाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम आरपीएम को बढ़ाएंगे तो हमें एंगल ऑफ अटैक ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड भी बढ़ाना पड़ेगा। ये दो बात याद रखनी है कि विद द प्रोपेलर द रिलेटिव एयर फ्लो इज द रिजल्टेंट ऑफ द एयर फ्लो ड्यू टू द रोटेशन एंड फॉरवर्ड स्पीड। तो प्रोपेलर के केस में जो हमें रिलेटिव एयर फ्लो किसकी वजह से मिल रही है, या तो जब आपका प्रोपेलर रोटेट करता है और जब आपका एयरक्राफ्ट क्या होता है आगे बढ़ता है, तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट एयर फ्लो आ रहा है, तो और जब वो स्ट्राइक करेगा तो भाई एंगल ऑफ अटैक क्या है, रिलेटिव एयर फ्लो कॉर्ड लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी। तो जब वो स्ट्राइक कर रहा है तो जो आपका एंगल ऑफ अटैक है वो दो वजह से अफेक्टेड हो रहा है, एक तो इंक्रीजिंग ट्रू एयर स्पीड और दूसरा आरपीएम। तो इस बात को हमें याद रखना है कि जैसे जैसे ट्रू एयर स्पीड बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ अटैक ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड घटेगा, और आरपीएम बढ़ेगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ अटैक ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड बढ़ेगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हम ब्लेड एंगल को एडजस्ट करते हैं, तो ब्लेड एंगल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एंगल ऑफ अटैक को एडजस्ट करने के लिए। द ब्लेड एंगल इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग द एंगल ऑफ अटैक ऑफ द प्रोपेलर। कांस्टेंट स्पीड प्रोपेलर्स में द ब्लेड एंगल मस्ट बी एडजस्टेड टू प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट एंगल ऑफ अटैक एट ऑल द इंजन एंड एरोप्लेन स्पीड। दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है कि जब हम ब्लेड एंगल के रेस्पेक्ट अगर हम बात करें कि जब हम टेक ऑफ करने जा रहे होते हैं, तो टेक ऑफ करने जा रहे होते हैं तो हम अपना ब्लेड एंगल कम रखते हैं और आरपीएम क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। जब हम टेक ऑफ करते हैं तो हम अपना ब्लेड एंगल को कम रखते हैं और आरपीएम ज़्यादा करते हैं। अब अगर हम ब्लेड एंगल के बारे में ध्यान दें तो ब्लेड एंगल ये वो फिनोमेना है कि भाई जितने ज़्यादा ब्लेड एंगल होगा उतना ज़्यादा लोड भी इंजन पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा मात्रा में एयर को वो क्या करेगा, सक करेगा और उसके मोमेंटम में चेंज करके पीछे की तरफ भेजेगा। लेकिन अगर हम टेक ऑफ के वक्त हमें मैक्सिमम थ्रस्ट चाहिए तो सर फिर ब्लेड एंगल कम कर देंगे तो मैक्सिमम थ्रस्ट कैसे मिलेगा। मैक्सिमम थ्रस्ट हमें मिलता है क्योंकि थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर थ्रस्ट का फॉर्मूला है कि मास ऑफ एयर फ्लो इनटू द चेंज इन द रिलेटिव एयर फ्लो, इसकी वेलोसिटी में जो चेंज है। तो जब हम टेक ऑफ करने आते हैं तो ब्लेड एंगल कम तो रखते हैं लेकिन आरपीएम ज़्यादा कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्लिप स्ट्रीम वेलोसिटी हमें मिलती है वो हमें मैक्सिमम मिल जाती है और थ्रस्ट हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। जब हम टेक ऑफ कर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम टेक ऑफ कर जाते हैं तो हम अपने ब्लेड एंगल को क्या कर देते हैं, कोर्स पोजीशन पे लेके जाते हैं। कोर्स पोजीशन पे ले जाते हैं, आरपीएम कम हो जाता है, ब्लेड एंगल बढ़ जाता है तो ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, एयर सक करती है और हमें क्या करते हैं, थ्रस्ट वापस हमको मैक्सिमम मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देखें कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ था कि फाइन पिच ऑफ द ब्लेड, या पिच ऑफ द ब्लेड हम किसके रेस्पेक्ट बताते हैं, ब्लेड एंगल में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फाइन पिच का मतलब इसका जो लीनियर ट्रेवल है या लीनियर मेजरमेंट है ब्लेड एंगल का, या ये आपका जो है ब्लेड प्रोफाइल है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर प्लेन ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो जब हम टेक ऑफ करते हैं तो हमें फाइन पिच चाहिए और आफ्टर टेक ऑफ के बाद हमें कोर्स पिच चाहिए। तो पिच को अगर दिशा देखा जाए तो ब्लेड एंगल से कैसे रिलेट कर सकते हैं, इट इज़ अ लीनियर मेजरमेंट ऑफ द ब्लेड एंगल। ये क्या है, एक लाइन ही तो है। तो लीनियर मेजरमेंट ऑफ द ब्लेड एंगल, ये ब्लेड एंगल है, उसका लीनियर मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, पिच। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले लो पिच था, फिर हाई पिच है और फिर फुल फेदर्ड कंडीशन में ये चला गया है। तो जो प्रोपेलर की ब्लेड पोजीशंस हैं उनके डिफरेंट पोजीशंस होते हैं। मतलब आप प्रोपेलर का जो ब्लेड एंगल चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो प्रोपेलर का ब्लेड पोजीशन है, जो प्रोपेलर है वो भी क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो वो किस तरह से और कहाँ तक चेंज करेगा उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। तो रिवर्स पिच में पहले रिवर्स कंडीशन में अगर रखते हैं तो वो माइनस में रहता है, यहाँ पे ब्लेड एंगल
क्या है आपका नेगेटिव में। फिर ग्राउंड आइडियल पोजीशन में आया, ग्राउंड आइडियल और लॉक पोजीशन थोड़ा सा डिफर कर रही है, बस 1 और 2 डिग्री। उसके बाद फिर फ्लाइट आइडियल पोजीशन में, फिर पावर हमने और पावर बढ़ाया, और ये मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द ब्लेड है, इससे ज़्यादा ब्लेड ट्रेवल नहीं करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम रिवर्स को थोड़ी देर के लिए ध्यान न दें तो यहाँ पर क्या है कि ग्राउंड आइडियल पोजीशन से लेके मैक्सिमम जो फेदर्ड पोजीशन है, मैक्सिमम पोजीशन, हमारा ब्लेड प्रोफाइल जो है, हमारा जो ब्लेड एंगल वो 90 डिग्री का ट्रेवल कर जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड हैं। रिवर्स कंडीशन में जब रिवर्स थ्रस्ट चाहिए तो वो नेगेटिव ब्लेड एंगल में चला जाता है। फिर ग्राउंड पोजीशन में आइडियल लॉक पोजीशन में कुछ इस तरह से रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे हमें फाइन पिच पोजीशन चाहिए, फिर हम अपना टोटल मतलब हम अपना पावर को और बढ़ाते हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है कि ब्लेड एंगल बढ़ रहा है, और फिर हम ये हमारा इन फ्लाइट शटडाउन की कंडीशन में फेदर्ड लॉक कंडीशन होती है, तब हमको इस तरह का प्रोफाइल ब्लेड या इस तरह का ब्लेड पोजीशन मेंटेन करना पड़ता है टू अवॉइड द ड्रैग। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो ब्लेड का प्रोफाइल है, ये मान लिया कोई प्रोपेलर ब्लेड का प्रोफाइल है, पहले आपका ऑन ग्राउंड था, फिर ग्राउंड के बाद क्या होगा, सीधे फाइन पिच पे आएगा। ये देखो टेक ऑफ मोड में जा रहा है, टेक ऑफ मोड में गया, फिर क्रूज मोड में गया, ये क्रूज वाला प्रोफाइल है, और फिर ये इन फ्लाइट शटडाउन, जब फीदर्ड कंडीशन में ब्लेड को रखा जाता है टू अवॉइड द प्रोपेलर ड्रैग। तो इस और रिवर्स कंडीशन में ये देखो जब वो लैंड करेगा और रिवर्स हमें थ्रस्ट चाहिए, तो इस तरह से ब्लेड का प्रोफाइल रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ब्लेड की पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है थ्रू आउट द फ्लाइट ऑपरेशन। ठीक है, अब वो ब्लेड की पोजीशन चेंज कौन करेगा, तो देयर आर 3 कंट्रोल लीवर्स। एक होता है पावर लीवर, एक होता है प्रोपेलर कंट्रोल लीवर, और एक होता है सम एयरक्राफ्ट में कंडीशन लीवर है, और लाइट एयरक्राफ्ट में या सम जगह पे उसे मिक्सचर कंट्रोल लीवर भी कहते हैं। प्रोपेलर लीवर जनरली ब्लू इन कलर होता है, थ्रोटल आपका ब्लैक हो गया, मिक्सचर कंट्रोल रेड कलर का होता है। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लेड का जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है एज पर द मूवमेंट ऑफ द प्रोपेलर कंट्रोल लीवर। प्रोपेलर कंट्रोल लीवर ही क्या करता है, जब फुल फॉरवर्ड पोजीशन पे होता है, इसका मतलब है कि प्रोपेलर उस वक्त लो पिच पर है और हाई आरपीएम पे। इस बात का ध्यान रखना है कि लो पिच है मतलब आरपीएम ज़्यादा होगा, और फुल आफ्ट पोजीशन पे अगर हम जब लेके आते हैं तो इसका मतलब है कि आरपीएम कम है और ब्लेड एंगल ज़्यादा है। और ये आपका थ्रोटल है। थ्रोटल बेसिकली क्या करेगा, मैनिफोल्ड एयर प्रेशर को कंट्रोल करता है। मिक्सचर कंट्रोल के लिए अलग है कंडीशन लीवर। कुछ एयरक्राफ्ट में इस तरह से भी उस थ्रोटल कंट्रोल्स और प्रोपेलर कंट्रोल रहते हैं। पुश फॉर द हाई मैनिफोल्ड प्रेशर, पुश एंड पुल, इस तरह से ये वर्कआउट करते हैं, को पुश भी करते हैं और पुल करते हैं। तो कुछ इस तरह से थ्रोटल्स, ये ब्लैक और फिर आपके ब्लू और रेड, तो कुछ एयरक्राफ्ट में इस तरह से भी थ्रोटल और प्रोपेलर कंट्रोल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज यू मीन बाय इफेक्टिव पिच और ज्योमेट्रिक पिच के बारे में हम थोड़ा सा और ध्यान दें कि ये है क्या। इफेक्टिव पिच और ज्योमेट्रिक पिच में जाने से पहले हम स्क्रूज और बोल्ट्स को लें। जब हम स्क्रूज को इंसर्ट करते हैं वुडन पर या वॉल्स पे, तो जब जैसे ही आप स्क्रू को क्या करते हो, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट देते हो, तो स्क्रू थोड़ा सा एडवांस करता है। मतलब स्क्रूज को आप जब कॉमन स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से एक क्लॉकवाइज मूवमेंट देते हो तभी तो वो आगे की तरफ एडवांस करेगा। तो कुछ वही फिनोमेना प्रोपेलर्स के पिच के साथ भी है। मतलब जितना डिस्टेंस से स्क्रू एडवांस करता है वो उसका पिच कहलाता है। तो उसी तरह से वही चीज़ यहाँ पे प्रोपेलर्स के साथ भी लगनी है। द पिच ऑफ द प्रोपेलर कैन बी कंपेयर टू द स्क्रू पिच व्हेन मेकिंग अ टर्न ऑफ द स्क्रू इन अ नट। द स्क्रू एडवांसेस अ डिस्टेंस कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू। मतलब जब आपने या तो बोल्ट है और नट है, आपने बोल्ट को घुमाया तो बोल्ट कुछ उस नट में गया, जितना डिस्टेंस वो आगे गया वही उसका बोल्ट का पिच कहलाएगा। 1 आरपीएम में कितना जा रहा है, कितने थ्रेड कवर कर रहा है वो।
तो उसी तरह से ज्योमेट्रिक पिच को अगर हम रिलेट करें तो प्रोपेलर जब रोटेट करेगा तो विदाउट एनी ड्रैग, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कोई आइडियल कंडीशन या कोई ड्रैग क्रिएट नहीं हो रहा है, एक्चुअल में एयरक्राफ्ट जितना लीनियर में आपका मूवमेंट कर जाए, जितनी दूर वो चला जाता है एक्चुअल में विदाउट एनी ड्रैग, आइडियल कंडीशन है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक पिच। जिस तरह से स्क्रू को आपने घुमाया तो वो कुछ लीनियर मेजर आपका मूवमेंट किया, तो उसी तरह से जब प्रोपेलर एक रोटेशन लेता है तो एक्चुअल में एयरक्राफ्ट कितना आगे गया, उसका एक लीनियर मेजरमेंट किया, वो क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक पिच। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एयर ड्रैग लग रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, तो वो प्रैक्टिकलिटी जो मतलब प्रैक्टिकल में कितना जाएगा, एक्चुअल में नॉर्मल आपका नॉर्मल फ्लाइट में वो कितना जा रहा है, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोपेलर इन वन रेवोल्यूशन, उसे क्या कहते हैं, इफेक्टिव पिच। तो इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एयरक्राफ्ट। अब इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वो ज्योमेट्रिक पिच माइनस आपका इफेक्टिव पिच क्या कहलाता है, स्लिप ऑफ द प्रोपेलर। तो हम क्या देख रहे हैं कि थियोरेटिकली एयरक्राफ्ट को प्रोपेलर मतलब प्रोपेलर्स के एक रोटेशन पे जितना आगे जाना चाहिए और प्रैक्टिकली जितना वो जाता है तो वो उसकी पिच कहला रही है। थियोरेटिकली जितना जाता है वो ज्योमेट्रिक पिच, प्रैक्टिकली जितना जा रहा है वो इफेक्टिव पिच, और दोनों में जो डिफरेंस रह जाता है वही क्या कहलाएगा, स्लिप ऑफ द प्रोपेलर। अब हमें अगर इफेक्टिव पिच को कैलकुलेट करना है तो हमें एयरक्राफ्ट की स्पीड पता होनी चाहिए और रेवोल्यूशन पता होना चाहिए, तो इस तरह से हम उसकी इफेक्टिव पिच को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से ट्रैवल डिस्टेंस एट अ वेरी हाई स्पीड, मॉडरेट ट्रैवल डिस्टेंस एट अ मॉडरेट स्पीड, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है ये सबसे टिप पर है वो ज़्यादा ही डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, जो सबसे उससे कम है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल कम है, और यहाँ पर सबसे कम है। तो जैसे जैसे हम हब से दूर जाते हैं ब्लेड की वेलोसिटी बढ़ती जाती है। आ रहा है समझ में? यहाँ पे देखो 389 नॉट्स, 259 नॉट्स, और यहाँ पे सबसे कम वेलोसिटी रहती है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि ब्लेड एंगल, एंगल ऑफ अटैक, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड, उनकी डिफरेंट पोजीशंस क्या हैं, एंगल ऑफ अटैक कैसे अफेक्ट कर रहा है, ब्लेड एंगल कैसे अफेक्ट कर रहा है प्रोपेलर की परफॉर्मेंस को। थैंक यू।